हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल PYQ विद पंकज पे। हम लोग पॉलिटी का ऑब्जेक्टिव लूसेंट का सीरीज चला रहे हैं, तो उसमें ये सेकंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए 79 नंबर में है कि अनुच्छेद 54 में कौन सा आर्टिकल जो है अनुच्छेद 54 वो किससे संबंधित है। तो 54 में भारत के राष्ट्रपति और निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है कि कैसे नियुक्ति होता है। अनुच्छेद 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये हो गया आपका 79। अब देखते हैं आगे। भारतीय संविधान में समानता का जो अधिकार है, समानता का अधिकार जो है वो 5 अनुच्छेद में है, 14 से 18 तक के है। फिर उसके बाद में नीति निर्देशक सिद्धांत है जो है उसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से, तो अनुच्छेद 51 में चर्चा किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए नीति निर्देशक अनुच्छेद नंबर 51 में है। अनुच्छेद अगर 323A देखते हैं तो इसमें है कि 323A में कि प्रशासनिक अधिकरण है। फिर 324 में निर्वाचन हो जाएगा। फिर 330 में हो जाएगा कि लोकसभा में SC ST के जो आरक्षण है वो, और 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य हो जाएगा। अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का क्या दायित्व होता है। तो बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करना, कोई भी स्टेट की रक्षा करना केंद्र सरकार का भी जिम्मेदारी है। तो संघ का ये दायित्व है कि वो किसी स्टेट की रक्षा करेगा 355 के तहत, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से। 355 के तहत ये देखिएगा। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के राष्ट्रपति को वापस भेजा। तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर अपना अंतर्गत सहमति व्यक्त किया था। यानी अध्यादेश जारी करने का राष्ट्रपति को ये 123 में होगा। आगे देखते हैं। गुजरात विधानसभा जो चुनाव हुआ था तो उसमें 2002 को स्थगित करने का, इसमें ये पूछ रहा है कि अगर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से अनुरोध करके राय जानने के बारे में, तो ये हो जाता है 143 में, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। भारत के संविधान जो है वो प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा, तो इसके और जिससे इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव भी ना पड़े। तो ये कितना अनुच्छेद में है। तो ये 258 अनुच्छेद में है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि अनुच्छेद 24 में है कि किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद में 14 से 18 हो जाता है। फिर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, तो ये 148 में है। वित्त आयोग ये 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण तो ये हो जाता है 323 के A में। और लोक सेवा आयोग 315 में। आगे देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार के दायित्व है कि बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। तो ये पीछे भी हुआ था, 355 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कर सकते हैं। तो किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकते हैं और किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा घटा भी सकते हैं। किसके अंतर्गत नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति है। 148 में है। 48 के A के तहत है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करना और उसमें सुधार करना। ये 48 का A में है, जोड़ा गया था। कृषि एवं पशुपालन पूछेगा तो वो 48 में है। आगे देखिए। किस अनुच्छेद के तहत एंग्लो इंडियन, कहाँ, तो विधानसभा में जो नियुक्ति होता है तो वो 333 अनुच्छेद के तहत होता है। और 331 में लोकसभा में होता है एंग्लो इंडियन, और यहाँ 333 में विधानसभा में। कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से है। तो अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से है। अब देखिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत समझौता को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची पर कानून बना सकता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय समझौता को लागू करना है, तो इसलिए राज्य सूची पर भी कानून बना सकता है। अनुच्छेद 253 में, याद रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो 360 वित्तीय आपात नहीं लगाया गया। अनुच्छेद 17 में क्या है। तो अस्पृश्यता उन्मूलन है। भारत नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित। तो नीति आयोग एक उसका कोई संविधान में जिक्र नहीं है। फिर विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में है। SC ST जो होता है उसके आरक्षण का प्रावधान कितना में है। तो अनुच्छेद 335 में है।
याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में SC ST यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान 335 अनुच्छेद में है। 335 SC ST के आरक्षण से है। अब हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र देखेंगे। तो भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 में क्या है, राज्यों का संघ बताया गया है। भारत का संविधान कैसे, तो राज्यों का संघ वर्णित करता है। आंध्र प्रदेश जो भाषाई आधार पर गठित हुआ था 1953 में हुआ था। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार संसद को है। राज्य के नाम परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। राज्य में पुनर्गठन संबंधी विधेयक संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यकता होता है। यानी राज्यों का पुनर्गठन करना है या उससे संबंधित विधेयक है तो संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति से एक बार अनुमति ले लीजिए। फिर देखिए नए राज्य का गठन, तो ये संसद अधिकार है। किसी राज्य के क्षेत्र को घटा बढ़ा भी सकता है संसद। अन्य रजवाड़ा के भारत में विलय के बाद किन 3 रजवाड़ा जो है भारत में शामिल होना नहीं चाहा था, तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, इन तीनों को फिर मिलाया गया। एक को सैनिक कार्रवाई से, एक को संधि पत्र से और एक जनमत संग्रह से। जूनागढ़ जनमत संग्रह से हो गया, हैदराबाद सैनिक कार्रवाई और संधि पत्र यानी साइन करके जम्मू कश्मीर को। 500 से अधिक रजवाड़ों भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी है, तो पटेल जी करवा दिए थे। 500 से ज़्यादा रजवाड़ा था लेकिन फिर भी इंडिया को एक बना दिए। भारतीय संघ को अंग, देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार पटेल और VP मेनन का है। याद रखिएगा, VP मेनन और सरदार पटेल अगर नहीं होते तो आज इंडिया इस तरीके से एक देश नहीं होता। मूल संविधान में राज्य को कितने वर्ग में रखा गया था, 4 वर्ग में। भारतीय संघ में मतलब कितने राज्य हैं, तो अभी 28 राज्य हैं। अभी ये आंसर हो जाएगा, ये अब नहीं है। फिर देखिए 4 श्रेणी जो था अ ब स द, अभी जो ऊपर पढ़ें तो वो कब खत्म हो गया, तो 1956 में जब राज्य पुनर्गठन आयोग होना शुरू हुआ तो फिर खत्म हो गया वो। भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन हुआ तो किस वर्ष किया गया, तो 1956 में। प्रथम भाषाई राज्य आंध्र प्रदेश है। अच्छा, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर जो आंध्र प्रदेश का 1953 में गठन हुआ तो इससे पहले एगो आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में उनकी मृत्यु हो गई थी, तबे ऐसा फिर गठन होना शुरू हुआ। तो वो कौन व्यक्ति थे, तो पोटी श्री रामू लुल्लू थे। ऑप्शन में रामू लुल्लू बहुत सुना रहेगा लेकिन पोती श्री रामू लुल्लू, पोती हो जाएगा। मूल संविधान में राज्य के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग आया था, तो फजल अली की अध्यक्षता में आया था। याद रखिएगा, फजल अली की अध्यक्षता में। फिर उसके बाद रामू लुल्लू की तो मृत्यु हुई थी, फजल अली की अध्यक्षता में आया था। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में। भाषा के आधार पर जो मतलब 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति हुआ तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भी बन गया। आयोग आया था 1953 में, नियुक्ति हुआ था, लेकिन अधिनियम बन गया 56 में और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, जस्टिस फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम कब पारित किया गया, 1956 में। 1956 में जब राज्य का पुनर्गठन किया गया था तो उस टाइम मात्र 14 गो राज्य का मतलब किया गया था और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश का, और पहले से कुछ थे। अच्छा, वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, तो इसमें अब नया हो जाएगा कि 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। आगे देखिए, इस समय शामिल है, तो ये गलत दिया हुआ, 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश बता दिए हैं। आगे देखिए कितने राज्य संघीय परिषद है, तो ये भी मतलब 28 से 8 हो जाएगा। फिर संघ राज्य क्षेत्र कहाँ कौन सा नहीं है, तो नागालैंड तो राज्य है, बाकी ये तीनों केंद्र शासित प्रदेश है या संघ राज्य क्षेत्र है। भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो त्रिपुरा भी नहीं है केंद्र शासित प्रदेश। मिजोरम भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। 1954 में क्या हुआ था, तो कराईकल, माहे और यनम, ये तीनों को मिला करके पुद्दुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार जो है भारत को अध्यापर्तित कर दिया था। कराईकल, माहे और यनम से बना था पुद्दुचेरी, और 1954 तक की फ्रांसीसी सरकार रखे हुए था, फिर बाद में इसको दे दिया भारत को। पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया, तो पुद्दुचेरी को भारतीय संघ में 1962 में शामिल किया गया था, और 1954 में उस सब की स्थापना हुआ था पुद्दुचेरी के। भारत को दिया था जाकर के 1962 में, याद रखिएगा। गोवा सहित पुर्तगाली बस्ती को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया 1961 में, इंडिया में शामिल किया गया 1961 में। संविधान लागू होने के बाद कौन एक भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था, तो सिक्किम था आरक्षित राज्य। ये सब तो अभी भी केंद्र शासित प्रदेश है।
भारतीय संघ में संयुक्त राज्य में किसका शामिल किया गया था 1974 में? किसको? सिक्किम को। और 75 में फिर स्टेट बना है, पहले ही संयुक्त राज्य बना था। फिर देखिए, सिक्किम को भारत का एक सह राज्य बनाया गया था 35वां संविधान संशोधन में 1974 में। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में मिला है। आगे देखते हैं, हिमाचल को 70 में राज्य का दर्जा मिला है। 56वां संविधान संशोधन, इससे गोवा बना। 55वां से अरुणाचल प्रदेश बना। 53वां से मिजोरम बना और 36वां से सिक्किम राज्य बना था। याद रखिएगा, 55वां से कौन बना था संविधान संशोधन से? अरुणाचल प्रदेश। 56वां से तो गोवा है। और 53वां से कौन बना था? 53 से बना था मिजोरम। 53 से मिजोरम, 55 में अरुणाचल प्रदेश बना था और 56वां संविधान संशोधन से गोवा, 36वां तो सिक्किम है। राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर किस आयोग की अनुशंसा पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गया था? तो ये धर आयोग था, उसी के तहत मतलब हरियाणा और पंजाब का गठन किया गया था। सिक्किम को राज्य का दर्जा 1975 में। भारतीय संघ में शामिल 29वां राज्य तेलंगाना। झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 39वां संविधान संशोधन से बना था। 22वां राज्य बना है 39वां संविधान संशोधन से। नहीं, गलत दे रहा है, 36वां होगा यार। 42 का एक बार देख लेते हैं, मेरे हमको याद है 36वां, लेकिन 39वां दे रहा है यहाँ पे। ये गलत दे रहा है, इसको सुधार लीजिएगा। कहाँ है? ये था, क्योंकि 35वां संविधान संशोधन में सिक्किम सह राज्य बना था, तो 36वां संविधान संशोधन में सिक्किम राज्य बना है, यानी ये गलत है। फिर 11वां वित्त आयोग ने निम्नांकित राज्य का मतलब दर्जा उत्तराखंड को तो विशेष वर्ग का राज्य का दर्जा मिल गया था। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे विशेष राज्य का दर्जा, को छूट है मतलब इसको भी 11वें वित्त आयोग ने दिया था। किसी राज्य क्षेत्र या मतलब किसी राज्य से कोई क्षेत्र को अलग करना या दो से अधिक राज्य को मिला करके या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के क्षेत्र में मिला करके नए राज्य का निर्माण, ये सब संसद कर सकता है। भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक पारित होना चाहिए। संसद में साधारण बहुमत से नया राज्य बना जा सकता है। प्रथम अनुच्छेद कौन सा है? तो राज्यों का संघ के बारे में बताया गया है। भारत के संघ में मतलब संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम, तो पहले नागालैंड को दर्जा 63 में, हरियाणा 66 में, सिक्किम 75 में और अरुणाचल प्रदेश 87 में। आगे देखते हैं कि संसद के नए राज्यों को बनाने की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये मतलब संसद के नए राज्य बनाएगा तो वो कानून 368 के कार्य क्षेत्र में आएगी, ये बात गलत है। 368 के कार्य क्षेत्र में नहीं आती है, वो संविधान संशोधन नहीं कर रहा है, ये बात गलत है। हाँ, संसद विधि के द्वारा राज्य बना सकती है और मौजूदा राज्य की सीमा परिवर्तन ही सब कर सकती है। इस प्रकार का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के सिवाय संसद में पेश नहीं कर सकते हैं, ये भी सही है, पहले पूछ लेना है। फिर इस प्रकार के विधेयक राष्ट्रपति प्रभावित राज्य के विधानमंडल को निर्देशित कर सकता है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा हुआ? 1956 में हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को हुआ था। भारतीय संविधान में भारत का वर्णन किस रूप में है? तो राज्यों का संघ के रूप में है। हरियाणा राज्य कब बना था? 1 नवंबर 1966 को बना था। आगे देखते हैं नागरिकता से संबंधित क्वेश्चन। भारतीय संविधान में नागरिकता जो है अनुच्छेद 5 से 11 में है। भारतीय संविधान में नागरिकता कैसा है? तो एकल नागरिकता है। नागरिकता के संबंध में अगर कानून बनाने का अधिकार है तो वो 11 अनुच्छेद में है, कानून बना सकता है। भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो धन बैंक में जमा करेंगे तो उससे प्राप्त नहीं होगा। हाँ, देशीयकरण से, जन्म से और भूभाग के सम्मेलन से हो जाएगा। देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का तरीका विदेशी पुरुष से विवाह करने पर, देशीयकरण से यानी विदेशी पुरुष से विवाह करने पर होता है। नागरिक बनने के निम्नलिखित शर्तों में आवश्यक शर्त क्या है? कि राज्य की सदस्यता होना चाहिए, राज्य की सदस्यता। फिर आगे देखते हैं, उच्च जाति और धर्म और परिवार के सदस्यता थोड़ी, राज्य की सदस्यता। पाकिस्तान से आकर इंडिया में, तो पाकिस्तान से इंडिया में तो ये अनुच्छेद 6 में है, और फिर इंडिया से जाएगा पाकिस्तान में तो वो अनुच्छेद 7 में होगा। नागरिकता का लोप देशद्रोह के आरोप सिद्ध करने के मतलब
लोप कब होगा? तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध हो जाएगा तो नागरिकता खत्म हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है नागरिकता के आधार पर कैसे खो सकता है? नागरिकता कैसे खो सकता है? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है तो एक कारण हो सकता है। हाँ, 2 महीने किसी दूसरे देश में चला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करेगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा देश में जा कर के नागरिकता ले लेंगे तो उसे ख़त्म हो जाएगा। कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? वंशानुक्रम से नागरिकता मिल जाएगा, अधिवास से भी, पंजीकरण से भी, संपत्ति ये सब से नहीं मिलेगा। नागरिकता किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? तीनों से, उपयुक्त सभी। नागरिकता प्राप्त करने और खोने का विस्तार से चर्चा कहाँ है? तो 1955 के नागरिकता कानून अधिनियम में है। किसी व्यक्ति को नागरिकता से निलंबित कब कर सकते हैं? यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर ले, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छलपूर्वक प्राप्त किया गया है, और यदि कोई व्यक्ति जन्म से देश का नागरिक है किंतु विदेशी राष्ट्र से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता पहुंचाने गतिविधि में लिप्त मिल जाएगा तब वो उसका छीना जाएगा। यानी ये तीनों। हाँ, नागरिकता कब नहीं ले सकते? नागरिकता दायित्व से परिचित नहीं है तो उसका मतलब नागरिकता थोड़ी छीन लेंगे। आगे देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को उसकी माँ भारतीय हो तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हो जाएगा। माँ भारतीय होना चाहिए। इंडिया के बाहर भी पैदा हुआ है कोई दिक्कत नहीं। 1992 में ऐसा हुआ था। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहेंगे तो नागरिकता खत्म होगा? तो 7 साल तक के। ऐसा व्यक्ति जो मतलब 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत में जन्म ग्रहण किया हो या जन्मजात से भारत का नागरिक समझा जाएगा। अगर 26 जनवरी के 1950 के बाद जन्म हुआ हो। किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की हो सकती है तो पर्यावसन से भी, त्यागने पर भी और वंचित किए जाने पर भी। किस स्थिति में किसी व्यक्ति की नागरिकता को वंचित नहीं किया जा सकता? तो निर्वाचन है या फिर युद्ध के दौरान या फिर आपातकाल के दौरान उसको नागरिकता हटा नहीं कर सकते हैं। संविधान के नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ था? तो नागरिकता का प्रावधान 1949 में ही लागू हुआ था। वो जो 26 नवंबर 1949 था ना, उसी में कुछ आर्टिकल को लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। फिर उसके बाद भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है और गैर नागरिकों को नहीं है? तो मतलब 15, 16 और 19, इसके बाद में 29 और 30, ये इतना मौलिक अधिकार जो है वो केवल इंडियन को प्राप्त है। उसके बाद कुछ सार्वजनिक पद की प्राप्तता भी केवल इंडियन को है, और संसद और विधानमंडल का सदस्य भी वही होगा जो इंडियन होगा। यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा, तीनों सही है। संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकता के संबंध में एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1955 में। एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड से लिया गया है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता किस बात का? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता को दावा नहीं कर सकता है। हाँ, विधि के समझ समानता भी है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता भी मिल जाएगा। दोहरी नागरिकता कहाँ है? तो अमेरिका में है। जन्म द्वारा नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आनुवांशिकता से भी और पंजीयन से भी, अनुरोध करके नहीं मिलेगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त जो है वो संसद बनाता है। अब हम लोग देखेंगे मूल अधिकार। मूल अधिकार में मौलिक अधिकार भाग 3 में है। भाग 3 जो है वो मूल अधिकार से संबंधित है। फिर मूल अधिकार सबसे पहले अमेरिका में मान्यता प्रदान किया गया था। मूल अधिकार जो है 12 से 35 अनुच्छेद तक के है। भीमराव अंबेडकर जो है वो संविधान के किस भाग को सबसे ज़्यादा आलोकित भाग कहा था? तो भाग 3 को कहा था भीमराव अंबेडकर। मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वो मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसमें मूल शब्द क्यों जुड़ा हुआ है या मौलिक शब्द क्यों है? क्योंकि ये मानव के प्राकृतिक अधिकार हैं, इसको आप नहीं छीन सकते हैं। प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, किसी ने ये अधिकार को दिया नहीं है, ये प्रकृति का है। फिर मूल अधिकार भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? तो 24 गो है। देख लीजिएगा, 12 से 35, 35 में से 12 घटाइएगा तो मतलब 12 से 35 तक जोड़िए तो 12, 13, 14 इस तरीके से 35 तक के 24 गो है। प्रारंभ में मौलिक अधिकार 7 गो था, वर्तमान में अब एगो हटा दिया गया तो 6 गो बचा। संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है, यानी पहले ही से था। संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो न्यायालय में मूल अधिकार परिवर्तनीय है, न्यायालय जा सकते हैं।
मौलिक अधिकार को लागू करने का दायित्व सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों पर है। मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति ही कर सकता है कुछ का। आगे देखिए, मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार तो इस सुप्रीम कोर्ट को है। संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है संसद द्वारा। मौलिक अधिकार में मतलब संशोधन, तो ये संसद द्वारा संशोधन संसद करेगा, निलंबन करता है राष्ट्रपति। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। मूल अधिकार को निलंबित किया जा सकता है कुछ को छोड़ करके। हाँ, फिर कह रहा है कि किस मामले में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अधिकारता में आते हैं। मूल अधिकार का परिवर्तन जो है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिकारता में आ जाएगा। मूल अधिकार के संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार का निलंबन का आदेश कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। मूल अधिकार के लिए आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो संसद लगाएगा, रोक लगाने का। फिर उसके बाद में मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुनिश्चित करना है। इसका मेन उद्देश्य है कि अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होना ही चाहिए। मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किस में है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। इसको परिवर्तित करने का, हाँ, इसको निलंबित करने का राष्ट्रपति को, परिवर्तित करने का इसको, और इसके बारे में मतलब इसके बारे में क्या था? प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को। तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। परिवर्तित करना है तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट परिवर्तित करेगा, निलंबित करना है तो राष्ट्रपति कर सकता है, और इसको अधिकार को प्रतिबंध लगाने का अधिकार है तो ये हो जाएगा संसद को। आगे देखते हैं, निलंबित राष्ट्रपति देख लिए। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में वक्तव्य पर चर्चा कीजिए। तो यह राज्य कीर्ति के विरुद्ध एक गारंटी है, मतलब राज्य के खिलाफ एक गारंटी है। अच्छा, दूसरा कि ये भारत के संविधान के भाग 3 में है, तो दोनों सही है। आगे देखते हैं, समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से 18 में है। भारतीय संविधान कौन सा विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो सत्ता का पूर्ण नियंत्रण अनुच्छेद 14 याद रखिएगा। संविधान में ये अनुच्छेद 14 जो है ये विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, अनुच्छेद 14। फिर आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद जो शब्द है उसको किसको साथ मिला करके पढ़ेंगे कि ताकि सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने का शक्ति मिल जाएगा। तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 ये तीनों को अगर पढ़ते हैं तो समाजवाद शब्द को फिर समान कार्य के लिए समान वेतन ऐसा परिभाषित करने का अधिकार मिल जाता है। 14, 15 और 16 तीनों को एक साथ पढ़ने के बाद आगे देख लेते हैं, विधि के समक्ष जो समानता है वो कौन सा अधिकार है? तो नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकार में आता है। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद छुआछूत? तो अनुच्छेद 17 में है। अस्पृश्यता निषेध ये अनुच्छेद 17 में है। समानता का अधिकार तो इसमें धार्मिक समानता, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक ये 3 गो समानता है। संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत सरकार द्वारा भारत रत्न और पद्म विभूषण? तो ये अनुच्छेद 18 में। 1995 में जो अस्पृश्यता अधिनियम, अपराध अधिनियम पारित हुआ था उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं। अपराध अस्पृश्यता नियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम भी कहते हैं। 1995 में पारित हुआ था। धर्म के आधार पर जो विभेद का प्रतिषेध है, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। इसको जिसे किसके अधीन? तो अनुच्छेद 15 जो है वो समता के अधिकार के अधीन, क्योंकि समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है तो इसी में आएगा ये भी। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 में। कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19। 14 से 18 तक के एक ही वर्ग में है, 19 अलग हो जाएगा। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार निर्गमन करने के लिए अनुच्छेद 14, 15, 16 को एक साथ मिलाकर के पढ़ना होता है। प्रयुक्त समाजवादी शब्द संविधान को मतलब 14 के साथ मिला करके पढ़ना और फिर संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिला करके पढ़ना। आगे देखते हैं, चेन्नई बनाम जो है देख लीजिए, चेन्नई बनाम चंपकम 2 रायजन जो है वो मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणाम स्वरूप मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का
स्वातंत्र जो है वो अनुच्छेद 19 के 1 के विशेष रूप से उल्लंघित है उसमें। फिर प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था कौन नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, उस आर्टिकल में आता है, जैसे 19 के 1 के आ में आता है। अनुच्छेद 19 जो है उसके अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार की। आगे देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में वर्णित है, तो 19 से 22 तक के 6 प्रकार के स्वतंत्रता। इसमें 19 के ए, 19 के बी, 19 के सी, का, ख, ग होता है, इस तरीके से 6 गो है ये वाला। अब आगे देखिए अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता में से किसको प्राप्त है, तो केवल भारतीय नागरिक को है। 19 वाला भारतीय नागरिक को बताए थे कि 14, 15, फिर उसके बाद में 19 और 29, 30 ये केवल भारतीय नागरिक को है। संविधान का अनुच्छेद 21 जो है ये कार्यपालिका और विधायिका दोनों के खिलाफ है। मतलब अनुच्छेद 21 किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध मतलब संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। फिर आगे देखिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता, तो 19 में हो जाएगा। नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है, तो भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता, ये मतलब सही अधिकार है। फिर उसके बाद में प्रेस की स्वतंत्रता, ये भाषण स्वतंत्र में आता है। मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो बोलने का अधिकार है, व्यवसाय का भी है, धर्म का भी है, हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। आगे देखते हैं संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा से है, तो ये भी 19 में है, भले 21 में है, अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार हैं। फिर उसके बाद में निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए, तो इसके वाक स्वतंत्रता, किसी राष्ट्रगीत को गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसकी वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का उल्लंघन होगा। हाँ, उसको बाध्य नहीं कर सकते हैं कि तुम राष्ट्रीय गाना गाइबे करो, उसका व्यक्तिगत स्वतंत्रता उल्लंघन होगा। फिर इसके अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। ये बात याद रखिएगा। 1 और 2 था। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है, तो आवास का अधिकार हो गया, विदेश यात्रा का अधिकार हो गया और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार हो गया। ये तीनों सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के रूप में मतलब दिया है मान्यता। यानी विदेश का अधिकार भी है, यात्रा का, आवास और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये तीनों मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट कहा है इसको। भारतीय संविधान में प्रदत्त जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा गलत है, तो स्वतंत्रता के अधिकार में भाषण और व्यक्ति की आबंधित स्वतंत्रता ये गलत है। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार में संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारत घूमने की स्वतंत्रता, ये सब है। आबाधित है, अबाधित स्वतंत्रता, इसीलिए यहाँ पे गलत हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है। बच्चों का शोषण अनुच्छेद 24 में है। अच्छा, किसी बालक की आयु को खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाया जाना प्रतिषेध है, तो 14 साल से कम आयु के बच्चों को। कारखाना अथवा खान में कोई 14 साल से कम का हो तब उसे नियुक्त नहीं करना है, 14 साल से कम होना चाहिए। अच्छा, संविधान के अनुसार किसी व्यक्ति को गिरफ्तार अथवा बंदी किया जा सकता है और फिर उसके बाद उसके मजिस्ट्रेट के उपस्थित होना चाहिए 24 घंटा के अंदर। 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर उसका काम करवाते हैं तब। अनुच्छेद 20 में क्या है, तो किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक ही बार से अभियोजित या दंडित कर नहीं किया जाएगा। मतलब एक बार अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, बार बार नहीं। एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंड नहीं दे सकते हैं, ये बात 20 में है ये। फिर उसके बाद में भारतीय संविधान का कोई अपराध किए जाने के लिए समान व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो तो कौन सा अधिकार, यानी गिरफ्तारी के कारण शीघ्रता जानना है उसको कि क्यों गिरफ्तार किया गया। अपनी रुचि के अनुरूप वकील भी ले सकता है। 24 घंटा के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी करवाना है उसको। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 30 में वर्णित है। 25 से 30 में
25 से 30 कैसे है यार? 25 से 28 होना चाहिए था। 29-30 अलग है, 25 से 28 होगा, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता से है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है। तो धर्म प्रचार करने का भी अधिकार है, सिखों को कृपाण धारण करने का भी अधिकार है, और राज्य के समाज सुधारक और मतलब विधि निर्माण करने का भी अधिकार है। धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, इसलिए डी गलत है। सिख जो है वो कृपाण धारण करता है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। फिर उसके बाद में स्वास्थ्य, सदाचार और लोक व्यवस्था, ये तीनों जो है वो धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। देखिए, संविधान जो धार्मिक अधिकार दिया है तो उस पर स्टेट जो है प्रतिबंध लगा देगा। कब? जब स्वास्थ्य का बात हो, सदाचार का या लोक व्यवस्था का बात हो, तब उसमें रोक लगा देगा धार्मिक अधिकार पर। फिर कह रहा है कि कोई किसके अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति या संरक्षण या पसंद के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना या संचालन करने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 29-30 में है। ये अल्पसंख्यक में कौन आता है? तो बौद्ध, ईसाई, सिख, ये सब जो है ये सब इसी में आता है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्था को स्थापित करना और उसको संचालित करने का अधिकार? तो अनुच्छेद 30 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया? धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 से 28 है, तो ये 25 होना चाहिए था, 25 से 28 में है, नहीं दिया है, इनमें से कोई नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32 में है। B.R. अम्बेडकर संविधान का हृदय आत्मा किसको कहा था? तो यही अनुच्छेद 32 यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार को कहा था। संवैधानिक उपचार का अधिकार किस परिस्थिति में निलंबित हो सकता है? उपयुक्त किसी भी परिस्थिति में संवैधानिक उपचार के अधिकार को आप निलंबित नहीं कर सकते। फिर उसके बाद देखिए, भारतीय कौन सा अधिकार अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? अनुच्छेद 32 के तहत ही मौलिक अधिकार में परिवर्तित किया जा सकता है। अच्छा, मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? रिट जारी करता है मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए। रिट जो है ये मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए कौन सा रिट? तो हैबियस कॉर्पस रिट जारी होता है। कौन सा? मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए तो यही हैबियस कॉर्पस, जिसको बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के रिट जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अलावे किस न्यायालय को है? तो राज्य के उच्च न्यायालय को है। सुप्रीम कोर्ट के अलावे हाई कोर्ट भी जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसके अलावे किस याचिका को उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, परमादेश और प्रतिषेध, यानी सभी प्रकार के रिट जारी कर सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है यह निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों के खिलाफ दायर किया जा सकता है, चाहे निरुद्ध व्यक्ति हो या हितबद्ध व्यक्ति हो। फिर बंदी प्रत्यक्षीकरण में याचिका जो है जारी किया जाता है दोनों दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी में। किस स्थिति में? अगर कोई पुलिस मतलब दोषपूर्ण नज़रबंदी है तो उसके मतलब अथी में उस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करता है। किसी व्यक्ति की अवैध या निरोध मामला में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश जो है, परम आदेश मतलब आदेश कौन सा है? मतलब व्यक्ति के अवैध निरोध के मामला में। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। रिट का अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। याचिका मतलब या हम आदेश देते हैं, ये किस रिट का अधिकार मतलब ये अर्थ है। तो परमादेश का मतलब हो गया कि हम आदेश देते हैं, परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं। निम्नोक्त में समादेशों में से कौन सा समादेश जो है व्यक्ति के सरकारी पद को बचाने के लिए, तो सरकारी पद को बचाने के लिए अधिकार परीक्षा कि आप किस अधिकार से इस पद पर मतलब अथी कर रहे हैं। किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाना है, कोई अवैध व्यक्ति है सरकारी पद को उससे नुकसान हो रहा है, तब व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उसे कार्य करने के लिए मतलब परमादेश जारी करता है कि हम आदेश देते हैं कि तुम ऐसा काम करो, ये करो। वह रिट जो भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को जारी होता है, यानी किसी व्यक्ति को या कोई संस्था को, तो वो परमादेश ही कहलाता है कि हम आदेश देते हैं।
कि वह अपना कर्तव्य का पालन करे। रिट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा निगम या निचली अदालत को अगर ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जिसकी कर्तव्य सीमा में, उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको पूरा करना चाहिए, आता है और उसको पूरा करना चाहिए, तो ये आंसर गलत दे रहा है इसमें हो जाएगा उत्प्रेषण। उसको पूरा करना चाहिए तो उत्प्रेषण हो जाएगा। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। किस याचिका द्वारा सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या निगम, व्यक्ति का बात कर दिया, वो व्यक्ति, निगम या निचली अदालत को ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में है, तो परमादेश ही कहलाएगा। व्यक्ति लिखा हुआ है इसीलिए, नहीं तो उत्प्रेषण होता है। ऐसी याचिका जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत आता है, तो ये मैंडमस, ये भी मतलब परमादेश ही हुआ। उत्प्रेषण देख लीजिए, उत्प्रेषण कब जारी किया जाएगा? उत्प्रेषण जारी किया जाएगा अगर अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किया गया कार्य के लिए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अतिक्रमण होगा, उसमें भी उत्प्रेषण, या अभिलेख या प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर होगा तो भी हो जाएगा, तीनों, तब उत्प्रेषण जारी होता है। अधिकार परीक्षा कब जारी होगा? जब किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है और उसको रोकते हैं तो उसको अधिकार परीक्षा देते हैं, रिट। परमादेश के माध्यम से न्यायालय द्वारा जो परमादेश होता है, तो परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को सार्वजनिक दायित्वों या कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी करता है। कौन मूल कर्तव्य में, मतलब कौन मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? तो संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार अब संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसको 44वां संशोधन 1978 में हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार हो गया है। 44वां जो संशोधन है विधेयक, ये संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार अब बना दिए हैं। संपत्ति के मूल अधिकार संवैधानिक संशोधन अधिनियम 44वां 1978 के तहत हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार, फिर देखिए, संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार बन गया है। अच्छा, संपत्ति के अधिकार को हटाए हैं तो फिर कहाँ रखे हैं? तो इसको 300 के क्या अनुच्छेद में रखे हैं? संवैधानिक मूलभूत संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार, मत देने का अधिकार एक कानून, मतलब नागरिक का अधिकार होता है, एक नागरिक अधिकार में आता है। बताइए, मत, वोट जो देते हैं वो नागरिक का अधिकार है। फिर देखिए, समता का मतलब कि समता का अधिकार, तो समता का अधिकार 14 से 18, वाक स्वतंत्रता, ये वाक स्वतंत्रता हो जाएगा। देखिए, समता 14 से 18, वाक स्वतंत्रता 19 में, धर्म स्वतंत्रता 25 में और संवैधानिक उपचार 32 में। मौलिक अधिकार कौन सी बात? स्वतंत्रता नहीं है तो हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। आगे देखते हैं, किस वाद में संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया है? तो केशवानंद भारती वाला में फिर दिया गया है कि मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी को नहीं प्राप्त है? तो अभिव्यक्ति एवं स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता के अधिकार विदेशी को प्राप्त नहीं। बाकी बात शोषण होगा या प्राण दैहिक या विधि के समय समानता इसे प्राप्त है, लेकिन अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये विदेशी को नहीं है। 6 साल से अधिक आयु का बच्चा, 14 साल से कम आयु के बच्चों को शिक्षा का अधिकार, ये मूल अधिकार में आता है। समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14, 15, 16 तीनों हो जाएगा। फिर देखिए, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, समादेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट दोनों को है। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन के बारे में बात करता है। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। परमादेश देख चुके हैं कि कोई सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है कि तुम ये काम करो। फिर 17 और 18 अनुच्छेद में सामाजिक समता है, याद रखिएगा, सामाजिक समता है अनुच्छेद 17 और 18।
17 अस्पृश्यता का अंत 18 में उपाधि है, तो ये दोनों सामाजिक है, सामाजिक समता है। सुप्रीम कोर्ट जो है किसमें माना कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ वाला में था कि मौलिक अधिकार में हम लोग संशोधन नहीं कर सकते हैं। केशवानंद भारती में हो गया कि हाँ मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकते हैं, यानी गोलकनाथ में नहीं था। नाथ जी नहीं था, नंद जी करवा दिए। मौलिक अधिकार कौन नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर। अब तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, जम्मू कश्मीर थोड़ी अब वैसन को उसका सब खत्म हो गया। उसका जो अपना स्टेट नहीं रहा वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया। 370 जो विशेष राज्य का दर्जा था वो सब खत्म हो गया, तो ये सब क्वेश्चन भी खत्म हो गया। अब देखिए मौलिक अधिकार में संशोधन करने में संसद को अधिकार है कि मौलिक अधिकार में संशोधन करेगा। अच्छा, नागरिकों को मौलिक अधिकार की युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसमें है, तो ये मतलब संसद को ही है। आगे देखते हैं, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए रिट की आवश्यकता होती है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 4 में है। 36 से 51 अनुच्छेद कह सकते हैं। संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है अनुच्छेद कौन सा, 36 से 51 में जो नीति निर्देशक तत्व है वही संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को बताता है, प्रतिबिंबित करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक तीनों रूप से मतलब अंतर्निहित है उसमें, आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक। नीति निर्देशक शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो कल्याणकारी राज्य बनाने की स्थापना करने की था। संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य था, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता था। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र का, दोनों सामाजिक आर्थिक। ऑप्शन देखिएगा, यहाँ खाली सामाजिक है, यहाँ सामाजिक आर्थिक है, तो आंसर ये होगा। नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक के अनुसार मतलब बैंक के सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक बोला था केटी शाह ने। 42वां संशोधन हुआ, तो इसमें फिर नीति निर्देशक को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था। मौलिक अधिकार की अपेक्षा ज़्यादा प्रभावशाली उसको बनाया था नीति निर्देशक तत्व को 42वां में। लेकिन कोर्ट नहीं जा सकते हैं इसको लेकर के। संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था का स्थापना, तो ये नीति निर्देशक तत्व ही कहता है। अब हम लोग देखेंगे कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश नीति निर्देशक में है। नीति निर्देशक सिद्धांत वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत का कार्यान्वयन सरकार के पास उपलब्ध संसाधन पर निर्भर करता है, कि मतलब सरकार के पास मतलब कितना उपलब्ध संसाधन है उस पर, उसके क्रियान्वयन की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा डी। मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है, कि मूल अधिकार वाद योग्य है और नीति निर्देशक नहीं। मौलिक अधिकार राज्य के निर्देशक में कौन सा सही है, तो वे एक दूसरे के पूरक है, यानी इधर है तो उधर है। कल्याणकारी राज्य के निर्देश में आदर्श में वर्णित क्या है, तो ये नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है, तो कुछ का हो सकता है, कुछ मूल अधिकार का हनन हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोत्साहन ये नीति निर्देशक तत्व में है, अनुच्छेद 51 में। समान कार्य के लिए समान वेतन, ये भी नीति निर्देशक तत्व में आता है। निम्नलिखित भागों में से न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को अलग किया गया है, ये भी नीति निर्देशक तत्व में है। फिर आगे देखिए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के किस का मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है, कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए। राज्य लोक कल्याण की संकल्पना किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिक को आर्थिक न्याय का संकेत प्रदान करता है, तो ये मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व ही है। आगे देखिए, कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो मतलब शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति है नीति निर्देशक में, अनुच्छेद कितना में, तो 51 में। फिर उसके बाद 14 से बच्चा के अनुशूल्य शिक्षा, ये 45 अनुच्छेद में है। गोवध निषेध ये भी है। कृषि एवं पशुपालन, और उसके बाद में था ना 48 में कृषि पशुपालन है।
उसमें भी चर्चा किया गया। निजी संपत्ति की समाप्ति ये नहीं है। नीति निर्देशक से में कौन नहीं है? तो वैज्ञानिक मनोभाव का विकास, ये तो हो गया हमारा मूल कर्तव्य। हाँ, ये तीनों जो है, ये तीनों नीति निर्देशक तत्व में। फिर उसके बाद देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग जो है ये मूल अधिकार में नहीं है। हाँ, अस्पृश्यता मूल अधिकार में है। धर्म की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता भी है। फिर नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है। मतलब तो इस ग्राम पंचायत की स्थापना, ये समाजवादी हो गया। नीति निर्देशक में कौन सा सिद्धांत गांधीवादी सिद्धांत है? तो स्वशासन एवं प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ये हो गया गांधीवादी सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत का महत्व किसके लिए है? तो राज्य के लिए। राज्य किसके लिए ये इम्पोर्टेंट है? किस राज्य में समान नागरिक सिविल संहिता? गोवा में। फिर उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक में ही कहा गया है कि 14 साल से कम आयु के बच्चों को फ्री में शिक्षा देना है, निःशुल्क और अनिवार्य है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से कैसे भिन्न है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। इसको सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मूल अधिकार में। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम टकराव की दिशा में नीति निर्देशक और मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान करता है? 42वां, नीति निर्देशक तत्व को मूल अधिकार पर वरीयता जीत दे देता है। 42वां संशोधन पढ़ चुके हैं। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 38 में है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। निःशुल्क विधि सहायता, यह 39 के ए में है। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39 के ए में है। समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40, तो ये ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए बोलेगा। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता हो जाता है, गोवा में केवल है। 44 लागू। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग, ये 50 अनुच्छेद में है। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा है। निम्न दुर्बल वर्गों की शिक्षा संबंधी सुरक्षा, तो ये अनुच्छेद 46 में है। अनुच्छेद 46 कहता है कि निम्न जो दुर्बल वर्ग के लोगों को शिक्षा संबंधी की सुरक्षा प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 41 जो है ये मतलब काम करने का अधिकार को देता है। नीति निर्देशक तत्व में काम करने का अधिकार है, अनुच्छेद 41। फिर आगे देख लीजिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का संगठन, 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, 48 कृषि और पशुपालन। फिर कह रहा है नीति निर्देशक में कौन शामिल है? तो मादक जो पेय पदार्थ और स्वास्थ्य के हानिकारक औषधि प्रयोजन के लिए भिन्न उपयोग का प्रतिषेध, ये जो है नीति निर्देशक में शामिल है। बलात् श्रम, ये तो हमारा अधिकार में था। मादक पेय पदार्थ नहीं पीने कहता है, ये मतलब अनुच्छेद नीति निर्देशक तत्व में है। आगे देखते हैं, कथन पर विचार कीजिए। तो पुरुष और महिला के समान कार्य के लिए समान वेतन का बढ़ावा नहीं है, यहाँ कर दिया है, तो ये गलत हो जाता है। पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया, भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया, ये बात सही है। पिछड़े वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है, SC ST को किया गया है। फिर नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार थोड़ी, काम, मद निषेध और समान कार्य समान वेतन ही है तीनों। 42वां संशोधन जो है वो नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया है। देखिए 42वां संशोधन हुआ था तो समान आचार संहिता ये पहले ही से था। 42वां में जोड़ा गया कि शोषण और युवाओं की बच्चों की सुरक्षा, समान निःशुल्क कानूनी सहायता और उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ये तीनों जोड़ा गया है 42वां के तहत। और समान नागरिक ई वाला जो है ये नहीं जोड़ा गया था, ये पहले से था। कल्याणकारी राज्य होने का विचार, तो ये संविधान के प्रस्तावना में भी है कि कल्याणकारी राज्य बनाने की प्रस्तावना पढ़िएगा तो रहेगा ये शब्द, और फिर नीति निर्देशक तत्व में भी है। संविधान में प्रतिष्ठापित जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उनके अंतर्गत विचार कीजिए। तो नीति निर्देशक में देखिए ग्राम पंचायत को संगठित करने की बात कहा गया है, और ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर लोग उद्योग को भी प्रोत्साहित करने के लिए कहा गया है। फिर आगे देखते हैं, और इसमें भी कह रहा था कि कौन सा गांधीवादी है। सिविल संहिता भी है, समान नागरिक सिविल संहिता नीति निर्देशक तत्व में, लेकिन गांधीवादी नहीं है।
ये दोनों ग्राम पंचायत और कुटीर उद्योग ये गांधीवादी सिद्धांत में था। शराबबंदी जो संविधान के किस धारा, शराब जो बंद होता है तो संविधान के कौन धारा में ये है, तो धारा 47 में है, यानी आर्टिकल 47 में जो है वो शराबबंदी धारा 47 में है, 47 में। अब आगे देखेंगे हम लोग मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य देखिए, मूल कर्तव्य, मूल कर्तव्य में देखिए कि मूल कर्तव्य शामिल करने का विचार रूस से लिया गया है, पूर्व सोवियत संघ उसको बोलते हैं। मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा स्वर्ण सिंह समिति किया था। मूल कर्तव्य को अंतर स्थापित किया गया 42वां संशोधन 1976 के तहत में। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है वो अनुच्छेद 42वां संशोधन में, 42वां संशोधन में 10 गो आचार आदर्श शामिल किया गया था। मौलिक कर्तव्य 1976 में 10 को शामिल किया गया था मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य समाविष्ट हुआ है 1976 में। फिर देखिए मूल कर्तव्य है कितना में, तो 4 के क्या में है, 4 जो है वो मौलिक कर्तव्य की मतलब जोड़ा गया है। भाग 4 के क्या यहाँ लिखना चाहिए था, भाग। फिर आगे देखिए, संविधान मौलिक कर्तव्य की चर्चा 51 के ए से शुरू है। 51 के ए में मौलिक कर्तव्य की चर्चा है। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 गो है, याद रखिए। 42वां संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन विनाशक और असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना, कि ताकि इसमें कुल कर्तव्य रहेगा तो लोग समझेंगे और विनाशक और असंवैधानिक गतिविधि पर कंट्रोल होगा। उल्लेखित जो है, आगे देखिए, संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य सभी नागरिक के लिए। फिर उसके बाद में मौलिक कर्तव्य की अवहेलना दंड देने की व्यवस्था नहीं है, अगर उसकी अवहेलना करते हैं तब। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, ये 48 के ए में है। पर्यावरण का 48 के ए में, कृषि पशुपालन 48 में था, इसको शामिल किया गया 48 को ए को, प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण। मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है ये देखना है, तो करों की अदायगी, टैक्स देना, ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। हाँ, समाज का आज्ञा पालन, फिर उसके बाद राज्य का, कानून का, इस सब का मतलब मौलिक कर्तव्य में आता है। मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ही मौलिक कर्तव्य थोड़ा है। संविधान पालन कीजिए, एकता अखंडता रक्षा कीजिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा कीजिए। फिर आगे देखिए, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, तो हमारी मिली जुली संस्कृति जो समृद्ध विरासत है उसको संरक्षित करना और महत्व प्रदान करना। मौलिक कर्तव्य कौन नहीं है, तो मतलब ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी आम भाईचारा है, वैज्ञानिक संस्कार और फिर ये भी है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण ये मतलब वैज्ञानिक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य के अंतर्गत क्या नहीं है, तो धर्मनिरपेक्षता वाला नहीं आएगा, बाकी ये तीनों है। अच्छा, मौलिक कर्तव्य कौन सा है, क्या है, तो ये राष्ट्रगान ध्यान सुमन हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रवृत्ति भी हो जाएगा, और राष्ट्रीय आय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी हो जाएगा। 51 के ए में है मूल कर्तव्य। फिर आगे, नागरिकों को कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं है, तो ये सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये हमारा कर्तव्य नहीं है। ये तीनों है। आगे देखते हैं, अब भारतीय संसद देखिए, तो भारत में संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जानते हैं, संसद के नाम से। संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। संसद को प्रतिनिधि सभा किसको कहते हैं, कौन सदन को, तो लोकसभा को। संसद का लोकप्रिय सदन भी लोकसभा हो गया। संसद का अस्थाई सदन पूछेगा तो राज्यसभा। संसद में शामिल कौन कौन है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यहाँ संसद के कितने सदन होते हैं, तो उसका सदन पूछा इसलिए 2, लेकिन संसद के कितने भाग होते हैं, तो 3 गो। मतलब संसद में कौन कौन सम्मिलित है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी है। कौन सा जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है, अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 105 जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उनकी उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है। संसद का अनन्य भाग कौन सा है, तो ये तीनों संसद का भाग है, ये अनन्य में आ जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। संसद के 3 अंग होते हैं,
लोकसभा पहला अंग हो गया, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। अंग बोले थे ना, अंग 3 गो है। संसद के 3 अंग होते हैं। ऊपर में क्या था, संसद के कितने सदन हैं, तो सदन तो 2 ही गो ना, राष्ट्रपति कोई सदन थोड़ी है। अच्छा आगे देख लीजिए, इसीलिए अंग 3 गो है या भाग। संघ के लिए एक संसद होगा जो राष्ट्रपति और 2 सदन से मिलकर के बनेगा। ये चर्चा यानी संसद के बारे में अनुच्छेद 79 में है। फिर इसमें चुनना है कि कौन गलत है, तो गलत कौन है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। ये बात गलत है क्योंकि वो अस्थायी है, फिक्स है। फिर उसके बाद में लोकसभा भारत के जनता का प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। तीनों सही है। संसद के निम्न सदन कौन है, तो लोकसभा। उच्च सदन कौन है, तो राज्यसभा। भंग करने का सक्षम कौन है संसद को, राष्ट्रपति। संसद की संप्रभुता किस में है, तो न्यायिक समीक्षा से है। संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है, न्यायिक समीक्षा से वो मतलब रोक है उस पर, नहीं तो संसद बहुत पावरफुल हो जाता। संसद में कितने सत्र होते हैं, 3 गो, बजट, मानसून और एगो शीतकालीन, 3 सत्र होता है। संसद के 2 क्षेत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल, 6 महीना का होना चाहिए। संसद के दोनों सदन के संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। संविधान संशोधन में नहीं बुलाया जा सकता है। एक ऐसा विधेयक जिस पर विचार करने पर उसे पारित करने के लिए दोनों सदनों में मतभेद हो, उसमें भी नहीं। आगे चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस में होता है, तो संविधान संशोधन में, संशोधन विधेयक। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस में होती है, तो संविधान संशोधन विधेयक में होती है। गलत दे रहा है यार, संविधान संशोधन में कैसे होगा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भलाखों हो सकता है। आगे देखते हैं। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद जो है वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है। लोकसभा राज्यसभा में मतभेद होगा तब दोनों सदन साथ बैठने पर क्या होता है, तो एक बिल जिस पर दोनों सदन सहमत न हो उस पर विचार करना और उसको पास करवाना। यदि सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा, संसद के संयुक्त सत्र करेगा। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अभी तक कुल कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, 3 बार। संयुक्त अधिवेशन मात्र 3 बार बुलाया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, कभी नहीं। अध्यक्षता नहीं करेगा, बुला लेगा खाली, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। फिर आप आगे देखिए। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा करता है। बैठक को संबोधित करता है राष्ट्रपति। शुरू में संबोधित करेगा या बुलाएगा, लेकिन अध्यक्षता वही करेगा। संयुक्त अधिवेशन किसके लिए आयोजित किया जाता है, तो उस विधेयक पर विचार के लिए तथा उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। संयुक्त अधिवेशन जो है उसमें विधेयक पारित होना, संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित मतदाताओं के सामान्य बहुमत से पारित होता है। संयुक्त अधिवेशन में सामान्य बहुमत से। संविधान संशोधन प्रस्ताव यदि के संबंध में दोनों सदन में अगर मतभेद हो जाएगा तो प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची प्रथम विषय जो होता है प्रश्नकाल। संसद भारत का कौन सा संसदीय प्रणाली देन है, तो शून्यकाल। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता कब खत्म समझा जाता है, 60 दिन तक अगर वो बिना सूचना किए अनुपस्थित रहता है तब। कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार संसद का बैठक होना चाहिए, 2 बार। यहाँ देखिए कुछ सारणी दिया हुआ है, इसको आपको समझना है और फिर भरना है। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ संसद है, संसद में राज्यसभा और लोकसभा 2 गो होता है। यहाँ 250 सीट होता है और यहाँ 552 होता है मैक्सिमम। 250 में से 12 गो नामनिर्देशित हो गया तो 238 गो बचा जो राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से आएगा। ये 12 गो राष्ट्रपति चुनेगा, निर्देशित होगा। अब 552 गो में यहाँ 530 गो राज्य से हो गया और 2 से अधिक जो है एंग्लो इंडियन होता है। तो अब यहाँ कितना सीट बचेगा, तो यहाँ बचेगा, देख लीजिए 20 गो बचेगा। ऑप्शन में हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के लिए 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
समझ गए ना, 530 552 लाना है, 532 हो गया है तो यहाँ 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संविधान में क्या कथित है, तो केवल दो, संसद, राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर के बनेगा, ये सही है। राष्ट्रपति संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, तो ये भी तो सही ही होना चाहिए था, लेकिन चलिए ये गलत है, केवल दो सही है। निम्न विधेयक में किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए? संविधान संशोधन विधेयक, अलग अलग, वो भी विशेष बहुमत से। फिर संसदों का वेतन कौन डिपेंड करता है, तो संसद निर्धारित करता है कि एमपी का कितना वेतन होगा। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर में मीटिंग बुलाने के लिए, गणपूर्ति के लिए, कम से कम इतना सदस्य होना चाहिए, 10 गो में से 1 गो, यानी 1/10 भाग। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से, तो संघीय सरकार के नाम से जानते हैं। ये बात देखिए पूछ ले था ना, मतलब संसदीय प्रणाली वाली सरकार को संघीय सरकार के नाम से। राजनीतिक व्यवस्था में न्याय कार्यपालिका जो है वो न्यायपालिका के अधीन रह के काम करती है, याद रखिएगा। संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद यानी हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। संविधान लागू होने के बाद सबसे पहले त्रिशंकु संसद का गठन 1989 में। अस्थायी संसद कब तक अस्तित्व में रहा था? तो 17 अप्रैल 1952 तक रहा था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रहा? 17 अप्रैल 1922। पार्लियामेंट संसद मतलब संसद का उद्घाटन कब हुआ? 1927 में। अस्थायी संसद 17 अप्रैल 1952 तक मनो अस्तित्व में था, फिर तो हम लोग का संसद बन गया, अस्थायी संसद बन गया। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो सत्रावसान करेगा राष्ट्रपति। आगे देखते हैं कि संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहेंगे? मंत्री के अलावा कोई भी अगर पेश करेगा तो गैर सरकारी सदस्य या फिर मतलब गैर सरकारी सदस्य कहा जाएगा। अच्छा, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार संसद एक सदस्य अपने क्षेत्र से विकासात्मक कार्यों के लिए कितना राशि खर्च कर सकता है? संसद का एक सदस्य मतलब कोई एमपी कितना खर्च कर सकता है? तो 5 करोड़ रुपया। अभी और बढ़ गया होगा। संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में कौन निर्णय करता है? राष्ट्रपति करता है कि संसद का सदस्य अयोग्य है या नहीं है। फिर धन निर्गम जो होता है संचित निधि से, उस पर किसका नियंत्रण होता है? तो संसद का नियंत्रण होता है। नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है? तो संसद करता है। आगे देखते हैं। अब राष्ट्रपति हम लोग देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति की तुलना ब्रिटेन के सम्राट से। भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होता है। भारत के राष्ट्रपति राज्य का प्रधान होता है, राज्य का प्रधान है। संविधान के अनुसार कौन सा प्रथम नागरिक होता है? तो राष्ट्रपति। संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता कौन नहीं है? हाँ, तो वो संसद का किसी सदन का सदस्य हो, ये उसकी योग्यता में नहीं आता है, बाकी ये तीनों उसकी योग्यता है। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कम से कम 35 साल चाहिए। राष्ट्रपति पद उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कोई सीमा नहीं है, कितना साल मैक्सिमम कोई दिक्कत नहीं। बूढ़ा 100 साल के भी उसको भी बना सकते हैं। एक व्यक्ति की राष्ट्रपति पद के लिए कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो कोई भी सीमा नहीं है, इसमें भी कितना बार भी बना सकते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से? अप्रत्यक्ष रूप से, यानी एमपी एमएलए से बनता है वो, हम लोग प्रत्यक्ष जनता नहीं चुनता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति? तो समानुपातिक पद्धति या एकल संक्रमणीय पद्धति। राष्ट्रपति पद का चुनाव जो है संबंधी विवाद किसे? सुप्रीम कोर्ट को निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक का अनुमोदक 50-50 होना चाहिए, यानी 50 गो प्रस्तावक और 50 गो अनुमोदक। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता है? तो कोई लाभ का पद उधारण नहीं किए हुए हो। राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरणीय पद्धति द्वारा। फिर कह रहा राष्ट्रपति के पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा।
अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाया जाता है, तो ये राष्ट्रपति में भी और उपराष्ट्रपति में भी तो वही है यार, दोनों होना चाहिए था। फिर देखिए, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामला किसके पास भेजा जाता है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसका मतलब प्रावधान करेगा? सुप्रीम कोर्ट में, संविधान में, तो अनुच्छेद 71 में है। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर विवाद हुआ तो उसका निर्णय करेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ये अनुच्छेद 71 में लिखा हुआ कि राष्ट्रपति के चुनाव में या उपराष्ट्रपति के चुनाव में कुछ विवाद बढ़ा तो हम देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट बोलता है 71 में। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का चुनाव हेतु 2 हफ्ता यानी 14 दिन का समय मिलता है चुनाव प्रचार करने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव जो है कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अनुच्छेद 56 जो है ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से 5 साल तक के अपने पद पर बना रहेगा। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभा के सदस्य भी होते हैं। निर्वाचित होते हैं सब वही, मनोनीत कोई नहीं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद जो है सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। ये बात गलत है, जबकि आता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद हटा सकता है उसको। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, इसी से हटेगा। भारत को राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, ओ हाँ, तो ये मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव लाएगा तब। आगे देखिए, संविधान का उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन में। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण होगा तबे लगा सकते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति किसी भी परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना, किस परिस्थिति में देगा? तो महाभियोग लगेगा तबे। रिश्वत लेने और संसद में वक्तव्य देने, ये सबसे नहीं। कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भारत के राष्ट्रपति उनके पद से कौन हटा सकता है? संसद में महाभियोग लगा के हटा सकते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगा रहे हैं तो उस संकल्प को संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दीजिए, तब ही ला सकते हैं। संसद में लिखित सूचना दे दीजिए। अच्छा, संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो 2/3 सदस्य का। सदन में जितना सदस्य है उसका 3 में से 2 को सपोर्ट करना चाहिए। फिर राष्ट्रपति की कार्य अवधि की समाप्ति के पहले भी हटाया जा सकता है महाभियोग से। राष्ट्रपति के चुनाव में को अवैध घोषित किया जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पहले कृत्यों की क्या मतलब असंवैधानिकता होगा? तो यह कृत्य विधि मान्य होगा। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव को अवैध घोषित किए जाने की स्थिति में उसके द्वारा अपना चुनाव अवैध घोषित किए जाने से पहले के कृत्यों की संवैधानिकता है कि यह कृत्य विधि मान्य होगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, किंतु महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया को दोषपूर्ण कहकर आलोचना की जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सा दोष नहीं है? तो मतलब कौन सा दोष है जो देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, किंतु महाभियोग प्रक्रिया में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अवसर नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। यानी चुनाव में तो भाग लिए थे राष्ट्रपति बनाने में, लेकिन महाभियोग लगाएगा तो राज्य के कोई भूमिका नहीं। फिर संसद के ही कोई मतलब सदन, दोनों सदन ही और भी निर्वाचित सदस्य वाला सब महाभियोग, संसद के सदस्य में महाभियोग लगाएगा। महाभियोग की व्यवस्था जो है वो संसद के एक सदन का आरोप लगाएगा और दूसरा सदन आरोप की जांच करेगा। इसमें स्पष्ट नहीं है कि सदन स्वयं जांच करेगा और किसी अन्य से जांच कराएगी, नहीं। एगो लगाया है तो दूसरा जांच करेगा। जैसे लोकसभा में आया तो राज्यसभा जांच करेगा। राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है यदि उस पर आरोप लगाया जाए कि वह लोकसभा भंग कर दे तो जनता तो
लोकसभा मतलब राष्ट्रपति पर लोकसभा भंग करने का अधिकार है, और उस पर आरोप लगाया जाए कि वह लोकसभा को भंग कर दे, तो जनता न कि संसद अभियोग लगाने वाली होगी। फिर जानते हैं, फिर जनता मतलब अभियोग लगाएगा, हाँ, फिर संसद थोड़ी अभियोग लगाएगा। आइए देखिए कौन नहीं था। राज्यसभा मनोनीत करके 2/3 बहुमत विरोध महाभियोग पारित करना संभव बनाया जा सकता है, ये बात गलत है। मनोनीत या इसमें शब्द में आने नहीं चाहिए। अच्छा, राष्ट्रपति को कौन सा पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष राष्ट्रपति जो शपथ लेता है, तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति का शपथ। आगे देखिए, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? तो मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष लेगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश के बाहर हैं, तो उस स्थिति में कौन कार्य करेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा? लोकसभा अध्यक्ष को देगा। जैसे राष्ट्रपति त्यागपत्र दिया तो उपराष्ट्रपति को दिया, उपराष्ट्रपति किसको बता रहा है जाके? तो लोकसभा अध्यक्ष को। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश उसका निर्वहन करेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या पदच्युत या अन्य कारण से अगर कोई कर्तव्य को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति मात्र 6 महीना के रूप में ही उसका काम कर सकता है, उसके बाद चुनाव हो जाएगा। कौन सा राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, ये गृह मंत्री थे, बाद में राष्ट्रपति भी बने हैं। कौन सा भारत के राष्ट्रपति जो निर्वाचित होने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो ज्ञानी जैल सिंह, ये तो गृह मंत्री थे, ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति नहीं बने हैं। हाँ, जाकिर हुसैन, राधा कृष्णन और वीवी गिरी, ये तीनों उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने हैं, जबकि ज्ञानी जैल सिंह गृह मंत्री से राष्ट्रपति बने हैं। चौथा राष्ट्रपति वीवी गिरी, सबसे लंबा समय तक के राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम और कांग्रेसी उम्मीदवार वीवी गिरी है, याद रखिएगा, प्रथम गैर कांग्रेसी। राष्ट्रपति सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण नीलम संजीव रेड्डी, सबकी सहमति से। राष्ट्रपति कौन भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा है? तो सी राजगोपालाचारी, ये तीनों रहे हैं, ये नहीं रहे थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है। अब हम लोग देखते हैं कौन 2 बार लगातार राष्ट्रपति रहे हैं? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता? अनुच्छेद 57 जो है राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन, फिर से मतलब निर्वाचन हो सकता है। जनता के शासन, जनता पार्टी के शासन के दौरान राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी थे, और सर्वसम्मति से चुने गए थे, याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी। भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से अगर पहले हो गया है तो कौन थे? तो 2 गो थे, एगो फखरुद्दीन अली अहमद भी थे और एगो डॉक्टर जाकिर हुसैन भी थे, दोनों मियाँ जी कह सकते हैं। अच्छा, भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित है। फिर भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है? उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति ही करता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की करता है, राज्यपाल की भी नियुक्ति करता है, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति ये नहीं करता है। उसकी नियुक्ति राज्यसभा के सदस्य लोग ने करता है। किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? महान्यायवादी के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के भी करता है। मंत्रिमंडलों के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। भारत का राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किसका नहीं होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष की भी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करता है, और ना ही उपराष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? राज्यपाल रह सकता है। किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? तो योजना आयोग को राष्ट्रपति थोड़ी नियुक्त करेगा। वित्त आयोग, राज्य के भाषा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करेगा। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति का। वित्त बिल अगर ला रहे हैं संसद में तब कौन सी अभियुक्त की फांसी की जांच को बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को है?
राष्ट्रपति या संसद के दोनों सदन के लिए कुल सदस्यों को नामित किया जा सकता है 14 गो, मतलब 12 गो एरा में और 2 गो एरा में। संसद के दोनों सदन के लिए पूछ रहा था, तब 14 होगा। पूछ ले था एसएससी में ना। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। न्यायालय के न्यायाधीश को ये नहीं हटा सकता है राष्ट्रपति, ये संसद हटाता है। आगे देखते हैं। किसी विधि के प्रश्न पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है। 143 अनुच्छेद के तहत लेता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, लेकिन कोई मतलब जरूरी नहीं है कि उसका बात को माने ही माने। संसद के अधिवेशन बुलाने का काम कौन करेगा? राष्ट्रपति बुलाएगा खाली। राष्ट्रपति कौन सहाव्य एवं मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को कौन सहाव्य एवं मंत्रणा देता है? संघीय मंत्रिपरिषद देता है। फिर उसके बाद में भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा अभी तक नहीं किया है, यानी वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है। विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए व्यक्ति का नामांकन जो है वो राष्ट्रपति करता है कि विदेश कौन जाएगा। किसी का प्रतिनिधि मंडल के लिए मतलब नियुक्ति होता है ना। कौन सा मुख्य न्यायाधीश थे जो कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किए थे? तो हिदायतुल्ला। ये मतलब मुख्य न्यायाधीश हैं लेकिन ये राष्ट्रपति भी काम किए, क्योंकि उस टाइम राष्ट्रपति भी नहीं था, उपराष्ट्रपति भी नहीं था, तो मोहम्मद हिदायतुल्ला को मौका मिला था कि तो वो किए थे। कौन राष्ट्रपति का काम कौन सा नहीं है? तो किसी सत्र का लोकसभा की बैठ के आहूत करना इसका काम नहीं है। विघटन कर देगा, सत्र बुला देगा, सत्रावसान भी करेगा, आहूत करना इसका काम नहीं है। फिर देखिए कि विदेश देशों की सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये मतलब राष्ट्रपति द्वारा। विदेश देश के जितना राजदूत है उसके कमिश्नर का प्रत्यय पत्र जो आता है वो राष्ट्रपति द्वारा मतलब प्राप्त किया जाता है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, तो धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। यदि राष्ट्रपति विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो किस विट्टी का प्रयोग करता है? निलंबनकारी विट्टों का प्रयोग करता है और पुनर्विचार के लिए लौटाता है। याद रखिएगा, विट्टो भी बहुत सारा है, लेकिन पुनर्विचार के लिए कि फिर से एक बार संसद इस पे विचार करे, इस बात को लौटा रहा है, तो कौन विट्टो का प्रयोग कर रहा है? निलंबनकारी का। राष्ट्रपति जो है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, संघ और समवर्ती सूची पर जारी कर सकता है, राज्य सूची पर नहीं, उस पर राज्यपाल करता है। राष्ट्रपति किस सूची पर विषयों को अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कब नहीं करेगा? जब दोनों संसद सत्र में है तो काहे करेगा? हाँ, दोनों में से कोई एक सत्र में है तो कर सकता है। जब विधेयक संसद द्वारा पारित होता है तो राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र के प्रारंभ में संबोधित करता है हर वर्ष, प्रति वर्ष करता है। संसद के दोनों सत्र का पहला सत्र अगर होगा तो प्रति साल वो करता है, हर एक साल वही करता है। लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद भी वही करता है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन बनेगा। किसी मृत्युदंड या अपराधी को क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति को है। अप्रत्याशित खर्च की पूर्ति के लिए भारत के आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है कौन? तो राष्ट्रपति। फिर कौन सा अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अधिकारों को हस्तगत करने का ई नहीं है। बाकी उस सब के न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा, प्रधानमंत्री अन्य मंत्री के भी करेगा नियुक्ति, संसद के अधिवेशन को आहूत और सत्रावसान भी करेगा। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है? तो चाहे तो एक सदन पारित विधेयक दूसरा सदन रद्द कर दिया हो तब, दूसरा सदन द्वारा रद्द कर देगा तब संसद के संयुक्त अधिवेशन। एक सदन में विधेयक प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया तब भी, और एक सदन का विधेयक 6 महीना तक की कोई कार्यवाही नहीं हुआ तब भी। अब हम लोग देखते हैं कि मतलब किसी संस्तुति
किसी संस्तुति के आधार पर भारत के राष्ट्रपति आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है। किसी की भी ज़रूरत नहीं है, केरो संस्तुति नहीं चाहिए, राष्ट्रपति को अगर आकस्मिक निधि से धन निकालना होता है। अनुच्छेद 74, इसके अंतर्गत तो राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। यानी राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद जो सलाह देता है ना, उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य है। अब जैसे मंत्रिपरिषद सलाह दे रहा है कि प्रधानमंत्री की ई वाला आपको गृह मंत्री व्यक्ति को बनाइए, तो ही व्यक्ति को बनाएगा। युद्ध एवं भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे संघ वित्त आयोग की सिफारिश करें, नियंत्रक महालेखा पर्यवेक्षक के प्रतिवेदन को स्वीकार प्रतिवेदन को दे और राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के भी प्रतिवेदन को दे। लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन को इसका मतलब नहीं है राष्ट्रपति से, क्योंकि लोक लेखा वाला देता है किसको, उसको देता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, या फिर डायरेक्ट संसद में देता है ना। 1, 3, 4 आंसर है। लोकसभा किसके द्वारा भंग होगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री के परामर्श से होगा लोकसभा का विघटन। राष्ट्रपति जो है वो किस परिस्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा करेगा, तो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर करेगा आपातकाल। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने का, तो अनुच्छेद 123 है। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है संसद के अधिवेशन नहीं हो रहा है तब। एक अध्यादेश जो शुरू होता है तो वो कितने समय तक जारी कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है, संसद के सत्र शुरू होने के बाद 6 सप्ताह तक के उसको रखा जाना आवश्यक है। इसीलिए अध्यादेश का मैक्सिमम जो होता है वो 6 महीना 6 सप्ताह होता है। काहे कि सत्र शुरू होगा 6 महीना के अंतराल से ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए। राष्ट्रपति अपनी क्षमादान की शक्ति का प्रयोग किस प्रकार के दंड में मामले में कर सकता है, तो मृत्यु दंड में भी, सैनिक अदालत द्वारा दिए गए दंड में भी, और ऐसा मामला जो दंड पर संघीय कार्यपालिका के क्षेत्र अधिकार में आता हो उस पर, यानी सभी पर कर सकता है। अच्छा, वीटो शक्ति जो है तो निलंबित भी है, वीटो शक्ति, पूर्ण निषेध भी है, पॉकेट वीटो भी है, यानी तीनों प्रकार का शक्ति है राष्ट्रपति के पास में, पूर्ण निषेध भी, निलंबित भी और पॉकेट भी। भारत के राष्ट्रपति जो एकमात्र मामला जिसमें वीटो का प्रयोग हुआ था, तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में ज्ञानी जैल सिंह किए थे। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, तो एंग्लो इंडियन को। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में एंग्लो इंडियन 2 को मनोनीत करता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कार्यभार संभालेगा। लोकसभा द्वारा पारित विधेयक जो है, राष्ट्रपति अगर लोकसभा पुनर्विचार के लिए लौटा दिया और लोकसभा फिर से पास करके उसको राष्ट्रपति के पास भेजा, तो राष्ट्रपति विधेयक की अनुमति देगा ही देगा। अध्यादेश जारी करने का अधिकार ये विधायी अधिकार में आता है। राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है, विधायी। किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करेगा, तो राष्ट्रपति जो है नियुक्ति करेगा वो वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर देगा राष्ट्रपति, और संघ राज्य क्षेत्र की केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो इसका भी करता है वही। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के भलाखी ये नहीं करता है राष्ट्रपति। योजना आयोग के अध्यक्ष कह रहा था, उपाध्यक्ष कर रहा था, तो उसका प्रधानमंत्री करता है। आगे देखिए, फिर कह रहा है कि कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, राज्य की विधानसभा। राज्य की विधानसभा राष्ट्रपति के चुनाव में तो भाग लेता है, लेकिन महाभियोग में कोई अधिकार नहीं। महाभियोग में खाली संसद के लोग ही लगा सकता है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, नहीं है, पढ़ा लिखा हो, ये कोई आवश्यक नहीं है। बताइए, राष्ट्रपति बिना पढ़ा लिखा वाला आदमी भी बन सकता है। बाकी ये तीनों चीज़ होना चाहिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होता है, वह राज्य का विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान के लिए पात्र नहीं होगा अगर उच्च सदन के सदस्य होगा तब। अब जैसे मान लिया जाए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, तो ये मान लिया जाए विधान परिषद के सदस्य होके बने, तो ये
राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि भारत के राष्ट्रपति के पद जो है वो संबंधित कौन सही है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश प्रत्यारोपित तभी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। यानी राष्ट्रपति जो है 2 और 4 क्या है, सही है। राष्ट्रपति अध्यादेश, अच्छा चौथा देखते हैं, राष्ट्रीय को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य निर्देशित करने की शक्ति है। हाँ है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जो है प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। सत्र में हो तब कैसे करेगा यार। राष्ट्रपति विशेष मामला में अपराधी को क्षमादान कर सकता है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं, ये बात तो गलत है, ये भी गलत है। 1 और 4 होना चाहिए था। लेकिन देखिए आगे देखिए, भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब क्या हुआ कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र का मतलब यही हुआ। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है निर्वाचित सांसद और विधानसभा सदस्य द्वारा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन सदस्य होते हैं, तो लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, राज्य के विधानसभा द्वारा, तीनों होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होगा तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा। राष्ट्रपति के वेतन अब कितना हो गया, 5 लाख हो गया, ये गलत है, 1.5 लाख था पहले। नामांकन के समय राष्ट्रपति के उम्मीदवार को 15,000 रुपया जमानत के तौर पर देना पड़ता था। राष्ट्रपति को पेंशन के रूप में आजीवन कितना, 9 लाख रुपया हर साल मिलता है। राष्ट्रपति का कितना किसका अभिन्न अंग है, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन गया, जब राष्ट्रपति उसमें सहमति दे देगा, साइन कर दिया तो फिर अधिनियम बन गया। पहले कोची था, विधेयक था, यानी विधायक विधेयक डाला था, लेकिन राष्ट्रपति जब उसको साइन कर दिया तो अधिनियम बन गया। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली है तो मुख्य न्यायाधीश पद संभालता है। राष्ट्रपति कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे। कौन रहे थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो मतलब कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी नाम आंदोलन के महासचिव भी रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह। अब विट्टो का प्रयोग भी यही किए थे और नाम के महासचिव भी रहे हैं। 2 अवधि के लिए कौन चुने गए हैं, तो राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा सही है, तो 35 साल से ऊपर के कोई भी व्यक्ति मतलब राष्ट्रपति निर्वाचन के पात्र है। राष्ट्रपति 1 से अधिक अवधि के लिए पुनर्निर्वाचन के भी पात्र है। व्यक्ति लाभ का पद अगर धारण करता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए पात्र नहीं होगा, ये भी सही है। लाभ के पद के लिए कौन निर्णय करेगा, तो संघीय संसद। कौन कौन लाभ के पद में आएगा, कौन कौन नहीं, ये संघीय संसद बताता है। निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र में SC घोषित करने का मतलब अधिकार, मतलब अनुसूचित क्षेत्र कौन है, ये अधिकार केरा है, तो ये राष्ट्रपति को पावर है, ये बताएगा कि ये अनुसूचित क्षेत्र है या घोषित कर देगा। राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदन से निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित लेकिन होना चाहिए। गणतंत्र का कौन सा राष्ट्रपति सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का स्वधर्म स्वभाव कहता रहा, तो राजेंद्र प्रसाद। यानी भारतीय गणतंत्र में राष्ट्रपति के रूप में एगो राधा कृष्णन ऐसन हुए जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म स्वभाव कहता रहा, यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म बताते रहे राधा कृष्णन। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। संसद और निर्वाचक मंडल और जनता नहीं किया था, संविधान सभा किया था। आगे देखते हैं,